नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास चल रही थी अपनी हिस्ट्री की। तो पिछली क्लास में आपका जो पढ़ा था उसमें जैन धर्म या जैनिज़्म जो था वो कंप्लीट हो गया था, और उससे पहले क्लास में बौद्ध धर्म कंप्लीट किया था। तो जिन मेरे प्यारे साथियों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की क्लासें वो भी देख लें। तो आज की क्लास में आप लोगों का चढ़ेगा। आज की क्लास में आज आप लोग पढ़ेंगे राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष या मगध का उदय किस तरीके से हुआ वो पढ़ेंगे। और आज आप लोगों की 11वीं क्लास है, इससे पहले आप लोगों की 10 क्लासें हो चुकी हैं। और साथ ही साथ अगर आप कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और डेली वीडियो इस चैनल पर 3 से 4 के बीच में आ जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा टाइम और पढ़िएगा। और कंप्लीट हिस्ट्री यहाँ पर आप लोगों की पढ़ाई जाएगी। एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये तीनों पार्ट हिस्ट्री के आप लोगों के यहाँ पर बढ़िया तरीके से कंप्लीट कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदार जो भी आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो उनको भी शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। आज क्लास 11 है अपनी, और क्लास 11 में प्राचीन भारत में आज पढ़ेंगे राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये 16 महाजनपदों का ये जो 16 महाजनपद थे उस टाइम के, तो उसी में से एक था मगध। मगध महाजनपद था जिसकी राजधानी थी गिरिब्रज, और ये उस टाइम का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये उस टाइम का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ नोट कर रखा है, उसको समझते हैं किस तरीके से हमको मगध पढ़ना है, राइज ऑफ मगध पढ़ना है, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मगध का उत्कर्ष जो है वो पढ़ेंगे यहाँ पर। इसको पहले पढ़ेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो प्री मौर्यन पीरियड यानी कि पूर्व मौर्य काल, एक मौर्यन पीरियड या मौर्य काल, या इसको मौर्यन एम्पायर या मौर्य साम्राज्य में पढ़ेंगे मौर्य वंश, और पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी कि मौर्य काल के पहले का समय पूर्व मौर्य काल, और मौर्य काल के बाद का समय मौर्योत्तर काल। तो मौर्य काल के पहले के समय में पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, नंबर 1 हर्यक वंश पढ़ेंगे, फिर शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, फिर नंद वंश पढ़ेंगे। उसी के बाद पूर्व मौर्य काल में ही पढ़ेंगे, प्री मौर्यन पीरियड में ही पढ़ेंगे जो विदेशी आक्रमण हुए थे, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण, पर्शियन इन्वेजन और ग्रीक इन्वेजन जो हुए थे वो पढ़ेंगे। उसके बाद में मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे। मौर्यन पीरियड में मौर्य काल पढ़ेंगे, इसमें मौर्य वंश पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और उनके शासकों के बारे में। उसके बाद में पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी कि मौर्य काल के बाद का समय, जो उसमें क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे शुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र या सतवाहन वंश। उसके बाद में जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में विदेशी आक्रमण हुए, फॉरेन इन्वेजन हुए, उसमें पढ़ेंगे हिंद, यूनानी और सिथियन या शक, पहलव और कुषाण वंश, ये पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पर इतना आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो मगध का उत्कर्ष है इसको डिस्क्राइब कर रखा है, 3 पार्ट में टोटल कर रखा है, और इसको एक एक करके बढ़िया तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। प्री मॉडर्न पीरियड या पूर्व मौर्य काल। तो जैसा कि अभी राइज ऑफ मगध को 3 पार्टों में डिवाइड करके बताया था, तो उसी तरीके से अब आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग डाल रखी है प्री मॉडर्न पीरियड यानी कि पूर्व मौर्य काल। तो इसमें पढ़ेंगे प्री मॉडर्न पीरियड में पढ़ेंगे कि सबसे पहला राजवंश कौन सा था, सबसे प्राचीनतम राजवंश उस टाइम का कौन सा था, और उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। तो मगध की जो जानकारी हमको मिलती है कि मगध में सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा था, उसकी जानकारी हमको मिलती है महाभारत और पुराणों से। सोर्स कहाँ से मिलते हैं, जो सोर्स हैं वो कहाँ के हैं, सोर्सेस जो कहाँ के हैं वो हैं महाभारत और पुराण। तो महाभारत और पुराणों से हमको जानकारी मिलती है कि मगध का जो सबसे प्राचीनतम वंश था वो कौन सा था, बृहद्रथ। बृहद्रथ सबसे प्राचीनतम वंश था, बृहद्रथ वंश। और इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे बृहद्रथ। इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे बृहद्रथ। और इनके पिता का नाम था वसुचैद। इनके पिता का नाम था वसुचैद, और
इनका एक पुत्र था, वह था जरासंध। तो जरासंध नाम सुन के आप लोगों को कुछ अगर ध्यान आया हो तो अच्छा है, नहीं तो हम बता रहे हैं। आप लोगों ने अगर महाभारत देखी होगी या पढ़ी होगी या सुनी होगी तो आप लोग जानते होंगे जरासंध कौन था। तो जरासंध का नाम हमको महाभारत में भी देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिली, महाभारत और पुराणों से। तो जरासंध कौन था, तो यहाँ पर समझिए, जरासंध को भीम ने मारा था। किसके द्वारा? श्री कृष्ण की सहायता से। श्री कृष्ण की सहायता से भीम ने जरासंध का वध किया था, या जरासंध को मारा था। तो बृहद्रथ का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका पुत्र जरासंध बना। और ये बहुत ही ज़्यादा, जरासंध कैसा था? बहुत ही पराक्रमी राजा था उस टाइम का, और इसने कई सारे राज्यों में विजय हासिल की थी। कई सारे शासकों को, कई सारे राज्यों को क्या किया था? इसने पराजित किया था। बहुत ही पराक्रमी शासक था ये उस टाइम का। और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? श्री कृष्ण के द्वारा। श्री कृष्ण की मदद से भीम ने इसको मारा था। इसकी जानकारी अगर आप लोगों ने महाभारत देखी होगी तो उसमें देखा होगा, भीम ने इसका वध किया था या इसको मारा था। और इसका अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय। ये अंतिम शासक था और ये एक अयोग्य शासक था। ये कैसा था? एक अयोग्य शासक था। तो इसका एक मंत्री हुआ करता था। इसका एक मंत्री हुआ करता था कौन? लिपुंग नाम का, वो पुल्लिंग नाम का इसका एक मंत्री था, पुल्लिंग नाम का। अंतिम शासक कौन सा था? रिपुंजय। और इसका एक मंत्री था पुल्लिंग नाम का। तो उसने क्या किया था? ये अयोग्य शासक होने की वजह से इसकी अयोग्यता का फायदा उठाया गया। तो क्या था? इसकी अयोग्यता का फायदा उठाया गया। ये कमजोर और एक अयोग्य शासक था। इसकी कमजोरी और इसकी अयोग्यता का फायदा उठाकर क्या किया? इसके मंत्री पुलिक ने इसको मरवा दिया, इसकी हत्या करवा दी और अपने पुत्र को मगध के सिंहासन पर बैठा दिया। अपने पुत्र को मगध के सिंहासन पर बैठा दिया। और अगला वंश जो है हर्यक वंश, तो वो किसने बनाया? नए वंश की स्थापना किसने की? इसके पुत्र ने। किसके पुत्र ने? पुलिक के पुत्र ने, जो इसका मंत्री था। तो इसका क्या था? एक मंत्री था पुलिक। तो इसी ने क्या किया था? इसको मरवा दिया था और अपने पुत्र को मगध के सिंहासन पर बैठा दिया था। और उसने एक नए वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? हर्यक वंश की। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का हर्यक वंश। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर इतनी जानकारी या इतना आप लोगों को पता चल गया होगा कि हर्यक वंश की स्थापना किस तरीके से हुई और कैसे हुई। तो यहाँ तक की जो जानकारी मिलती है ये महाभारत और पुराणों से मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी महाभारत और पुराणों से यहाँ तक की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर कोई भी एग्जैक्टली कोई भी आप यहाँ पर डेट जो है फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी तारीखों का मतलब नहीं है। और इसके आगे की जो जानकारी मिलती है वो हमें जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा बृहद्रथ वंश किस तरीके से आया और किस तरीके से चला गया। अब आगे बात करते हैं हर्यक वंश की। अब आगे बात कर लेते हैं हर्यक वंश की। जिसका टाइम पीरियड था 544 BC से लेके 412 BC तक। तो इसका संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंदुसार। तो इसका संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, जो कब से कब तक रहा था? 544 BC से लेकर 492 बिफोर क्राइस्ट तक। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, जो 544 BC से लेकर 492 BC तक, यानी कि बिफोर क्राइस्ट तक उसका टेन्योर रहा था, शासनकाल रहा था। और आगे बात करते हैं। इसका एक उपनाम था श्रेणीय नाम से और जानते थे इसको। इसका एक उपनाम था
उपनाम था जिसे श्रेणीय नाम से भी जानते थे। और एक बात और याद रखना, हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहते हैं। ये आप लोगों को आगे पता चलेगा, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे फिर आगे पता चलेगा कि इसको पितृहंता वंश क्यों कहते हैं। हर्यक वंश को ही क्या कहते हैं, इसको ही पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश, अगर कहीं क्वेश्चन बन जाए कि पितृहंता वंश किस वंश को कहते हैं, तो हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहते हैं। तो इसने क्या की थी, मगध में हर्यक वंश की स्थापना की थी। और यह गौतम बुद्ध का क्या था, समकालीन था। ये गौतम बुद्ध का समकालीन था। और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से किया था, राजनीतिक विवाह करके इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। राजनीतिक विवाहों से, यानी कि राजनीतिक इसने विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इसने कौन सी नीति अपनाई थी, राजनीतिक विवाह करके साम्राज्य का विस्तार किया था इसने। तो इसने क्या किया था, राजनीतिक विवाह करके इसने राजनीतिक विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इसने प्रथम विवाह जो किया था, इसका प्रथम जो विवाह था, इसका जो प्रथम विवाह था वो किया था इसने लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चेलना से। प्रथम विवाह किया था इसने लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, लिच्छवी गणराज्य की, लिच्छवी वंश की थी चेलना, इनसे विवाह किया था। और ये क्या थी, लिच्छवी वंश के जो राजा थे, राजा चेटक, उनकी बहन थी ये, चेटक की बहन थी ये। लिच्छवी वंश के राजा थे चेटक, तो ये चेटक की बहन थी। तो ये राजा चेटक की बहन थी। और दूसरा विवाह इन्होंने कब किया था, दूसरा विवाह इन्होंने किया था किससे, कौशल देवी से या कौशल देवी से। दूसरा विवाह इन्होंने किया था कौशल देवी से। तो दूसरा विवाह इन्होंने किया था कौशल देवी, या इनका दूसरा नाम था कौशला। इनको कौशला नाम से भी जानते हैं, महाकौशला। किस नाम से जानते हैं इनको, महाकौशला के नाम से जानते हैं, महाकौशला के भी नाम से जानते हैं। और ये राजा प्रसेनजीत की बहन थी, ये प्रसेनजीत की बहन थी। ये प्रसेनजीत की बहन थी, जो उस टाइम पर कौशल का राजा हुआ करता था। जो राज्य थे बताए थे, कौशल महाजनपद का राजा हुआ करता था, उसकी ये बहन थी। और इसी ने क्या किया था, इसने दहेज में काशी दिया था, किसको, बिंबिसार को। दहेज में इसने काशी दिया था, दहेज में इसने काशी दिया था, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। और काशी दिया था उस टाइम पर, जो इसने काशी दिया था, वहाँ वार्षिक 1 लाख सिक्कों की आय थी। वहाँ की जो वार्षिक आय थी उस टाइम की 1 लाख सिक्कों की थी, जो इसने काशी दहेज में दिया था, किसको, बिंबिसार को। और तीसरा विवाह जो इन्होंने किया था, जो तीसरा विवाह किया था वही किया था इन्होंने क्षेमा, कुरु की राजकुमारी थी, क्षेमा से, जो कुरु की राजकुमारी थी। जो कुरु की राजकुमारी थी क्षेमा। और चेलना जो थी, इन्हीं का पुत्र था बिंबिसार, और चेलना का ही पुत्र था अजातशत्रु। बिंबिसार और चेलना का ही पुत्र था इनका अजातशत्रु, जो इनका बेटा था। इनका अगला उत्तराधिकारी बनेगा, वो बनेगा चेलना, और बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु। तो इन्होंने 3 विवाह किए थे, और ये तीनों राजनीतिक विवाह थे। तीनों राजनीतिक विवाहों से इन्होंने क्या किया था, अपने
साम्राज्य को विस्तार किया था। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से किया था, राजनीतिक विवाह से। और ये तीनों ही राजनीतिक विवाह थे और इन पर कोई ना कोई समझौता हुआ था। तो वो आगे देखते हैं। बिम्बिसार का ही एक राजवैद्य होता था, जीवक। एक राजवैद्य हुआ करता था, जीवक। एक राजवैद्य हुआ करता था, जीवक। तो इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को क्या किया था, इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को क्या किया था, अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रद्योत, उनके इलाज के लिए भेजा था अपने राजवैद्य को, जीवक को। तो जो अवंती के राजा थे, अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रद्योत, उनको क्या हुआ था, उनको जॉइंडिस या पीलिया की बीमारी हुई थी। तो उसी के इलाज के लिए इन्होंने क्या किया था, अपने राजवैद्य था जो जीवक, उसको अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। इन्होंने काम क्या किया था, अंग महाजनपद पर आक्रमण करके इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया था। अंग महाजनपद पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य पर मिलाया था। लिख लेना यहीं पर, अंग महाजनपद पर आक्रमण करके बिम्बिसार ने क्या किया था, अंग महाजनपद पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। और बाद में क्या हुआ, इसकी हत्या इसके पुत्र के द्वारा कर दी गई। बिम्बिसार की हत्या इसके ही पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई और इसकी कहानी यहाँ पर बिम्बिसार की खत्म होती है। तो इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी, इसके ही पुत्र अजातशत्रु के द्वारा, जो चेलना और बिम्बिसार का पुत्र था। तो अब इसकी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अब आगे बात करते हैं अजातशत्रु की। तो अब बात करते हैं अजातशत्रु की। इसका कार्यकाल क्या रहा था, इसका शासनकाल रहा था, इसका शासनकाल रहा था 492 से 460 BC, 492 बिफोर क्राइस्ट से 460 बिफोर क्राइस्ट तक इसका शासनकाल रहा था। और इसको एक नाम से और जानते हैं, इसका उपनाम एक जो था वो था कुणिक। इसको इस नाम से भी जानते हैं, कुणिक या कुनिक। इसको इस नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, कुणिक नाम से। और इसकी माता का नाम तो जानते हैं, चेलना था। और इसने क्या किया था, इसने प्रसेनजीत पर आक्रमण किया था। जो बिम्बिसार की दूसरी पत्नी थी महाकौशला, उनका भाई था प्रसेनजीत। और उस पर किसने आक्रमण किया था, अजातशत्रु ने। तो इसने उस पर आक्रमण किया और इसने प्रसेनजीत पर आक्रमण किया और दोनों के बीच क्या हुई, एक संधि। दोनों के बीच हुई एक संधि। तो उस संधि में निष्कर्ष ये निकला कि प्रसेनजीत ने अपनी लड़की, यानी कि प्रसेनजीत की जो पुत्री थी बाजरा, प्रसेनजीत की जो पुत्री थी बाजरा, उसका विवाह किसके साथ किया गया, अजातशत्रु के साथ। बाजरा का विवाह तो इनके बीच में एक संधि हुई। संधि क्या हुई, इसने प्रसेनजीत पर आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद प्रसेनजीत हार गया। तो इन दोनों के बीच एक संधि हुई। संधि में यह निष्कर्ष निकला कि जो प्रसेनजीत की पुत्री थी बाजरा, उसका विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया गया। इसने क्या किया था, अजातशत्रु ने बज्जी और वैशाली जनपद को क्या किया था, मगध में मिलाया, मगध साम्राज्य में मिलाया। मगध साम्राज्य में मिलाया इसने बज्जी और वैशाली को, इसने मगध साम्राज्य में मिलाया। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों लोगों की जो मृत्यु हुई थी वो इसी के शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। इतना याद रखना, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो अजातशत्रु के ही शासक काल में हुई थी। और आप लोग जैसा जानते हैं, इसी ने क्या किया था,
तिरासी बिफोर क्राइस्ट में क्या किया था इसने? राजगिरी में बौद्ध संगीति करवाई थी, प्रथम बौद्ध संगीति, फर्स्ट बौद्ध महासंगीति, फर्स्ट बौद्ध महासंगीति कहाँ पर? राजगिरी में। किसने करवाई थी? अजातशत्रु ने ही। कब? 483 बिफोर क्राइस्ट में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद इसने क्या किया था? गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद इसने गौतम बुद्ध के अवशेषों के द्वारा, गौतम बुद्ध के अवशेषों से 8 स्तूपों का निर्माण करवाया था। क्या किया था इसने गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद? गौतम बुद्ध के अवशेषों से 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। किसने? अजातशत्रु ने निर्माण करवाया। किसने? अजातशत्रु ने। और इसने क्या किया था? युद्ध में अपने सबसे पहले 2 नए हथियारों का उपयोग किया था। इसने क्या किया था? युद्ध में 2 नए हथियारों का उपयोग किया था। एक था रथमूसल और एक था रथमूसल और दूसरा था महाशिलाकंटक। तो कौन सा था? एक था रथमूसल और दूसरा था महाशिलाकंटक। रथमूसल और महाशिलाकंटक 2 हथियार थे जो सबसे पहले युद्ध में किसने यूज किए थे? अजातशत्रु ने यूज। इसने क्या किया? सर्वप्रथम इसने क्या किया? युद्ध में इसने क्या किया? सर्वप्रथम सबसे पहले युद्ध में 2 नए हथियारों का इस्तेमाल किया। एक था रथमूसल, दूसरा था महाशिलाकंटक। ये जो 2 हथियार थे इसने इस्तेमाल किया था, या इसने इस्तेमाल किए थे, तो शायद आप लोगों ने देखे भी होंगे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा उस टाइम पर कि इनका नाम क्या है। तो रथमूसल और महाशिलाकंटक एक गुलेल की तरह होता था जिसमें पत्थर धर के ऐसे चलाया जाता था। और रथमूसल, आप लोगों ने अगर बाहुबली पिक्चर देखी होगी तो शायद उसमें देखा होगा, बल्लाल देव जब जाता है, बल्लाल देव जब एक फाइट सीन थी उसमें जब वो जाता है लड़ने के लिए, तो उसके रथ में आगे वो चरखी ऐसे जो ब्लेड घूमते हैं उस टाइप का जो बना होता था उसी को कहते हैं रथमूसल। यानी कि रथ के आगे जो वो लगा होता था, घोड़ों के आगे जो लगा होता था वो चरखी टाइप का, ऐसे ब्लेड टाइप के थे, वो ऐसे घूमते थे जब चलता था वो रथ, तो उसी को कहते थे रथमूसल। ठीक है। और महाशिलाकंटक आपने देखा होगा जब उसी मूवी में, बाहुबली में ही, कि जब उसने वो एक रेड कलर का कपड़ा जो था वो जब उसने फेंका था, जो उस टाइम पर आक्रमण करने आए थे उसके राज पर उनके ऊपर, तो वो उसी के द्वारा फेंका गया था, गुलेल टाइप का, उसमें पत्थर रखे, भारी भारी पत्थर रखे फेंके जाते थे। तो आप लोगों ने अगर देखी हो पिक्चर बाहुबली तो उसमें ये दोनों हथियारों का यूज किया गया था, रथमूसल और महाशिलाकंटक। बल्लाल देव के रथ में रथमूसल हुआ करता था, बल्लाल देव जो उसमें था उस मूवी में, उसमें रथमूसल आगे लगा हुआ था, और महाशिलाकंटक इसमें बड़े बड़े गुलेल टाइप का, एक तरीके से समझ लीजिए, बड़े बड़े पत्थर इसमें रखे फेंके जाते थे। तो ये युद्ध में 2 नए हथियारों का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? अजातशत्रु ने, रथमूसल और महाशिलाकंटक का। और इसकी हत्या भी इसके पुत्र के द्वारा की गई थी। और फिर अगला शासक बना उदयन, फिर उदयन। तो ये बना 460 BC से 440 BC तक। तो यहाँ तक आप लोगों ने अभी तक समझ लिया होगा धीरे धीरे कि इनकी सबकी हत्या इनके पुत्र के द्वारा की गई थी। और ये पितृहंता वंश का मतलब ही क्या है? इसी वजह से यहाँ पर इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि सभी जितने भी पिता थे उनके पुत्र के द्वारा उनकी हत्या की गई थी, तो पितृहंता वंश कहते हैं। तो उदयन जो 460 BC से लेकर 440 BC तक रहा था, इसने क्या किया था? इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाया था। एक सिटी बसाई थी, कौन सी? पाटलिपुत्र या कुसुमपुरा, जिसको भी कहते हैं, जिसको कुसुमपुरा भी कहते हैं। इसने कौन सी सिटी बसाई थी? इसने एक सिटी बसाई थी, कौन सी?
पाटलिपुत्र, सिटी बसाई थी इसका पाटलिपुत्र। ठीक है, कहाँ पर? सोन नदी और गंगा के संगम पर इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, या ये शहर बसाया था पाटलिपुत्र। और दोबारा बाद में इसका नाम चेंज किया जाएगा शेरशाह सूरी के द्वारा और उसको कर दिया जाएगा पटना। शेरशाह सूरी के द्वारा इसका नाम चेंज किया जाएगा दोबारा और उसको पटना कह दिया जाएगा। और इसका एक नाम और हुआ करता था कुसुमपुरा, कुसुमपुरा नाम से भी और जानते थे उदयन ने। तो इसने क्या किया था, इसने राजधानी जो कैपिटल थी मगध की, उसने राजगिरी से कहाँ शिफ्ट की थी? इसने की थी राजगिरी से, जो कैपिटल थी वो शिफ्ट की थी कहाँ? पाटलिपुत्र। कैपिटल इसने बना दी थी पाटलिपुत्र, जो राजधानी थी राजगिरी उससे शिफ्ट करके इसने जो नया शहर बसाया था पाटलिपुत्र उसको बना दी थी। तो इसने राजधानी को स्थानांतरित करके क्या कर दिया था? इसने राजधानी को स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कर दिया था राजगिरी से। किसने? उदयन ने। और इसके 3 पुत्र हुआ करते थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। इसके 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। और सबसे अंतिम शासक जो बना था अरेक वंश का वो था नागदशक। ठीक है, इसके 3 पुत्र थे, इसके 3 पुत्र थे, इसके 3 सन्स थे या 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। इसके 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। और सबसे अंतिम शासक बना था जो वो था नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। ये क्या था? अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। और नागदशक की हत्या की थी किसने? इसके महामात्र शिशुनाग के द्वारा इसकी हत्या करा दी गई थी। और फिर नए वंश की स्थापना हुई, किसकी? नागवंश की। तो नागदशक की हत्या इसी के महामत शिशुनाग के द्वारा, इसी के महामत शिशुनाग के द्वारा करा दी गई थी। और फिर नए वंश की स्थापना हो किसकी? शिशुनाग वंश की। तो उसको महामात्र कह लिए या प्रधानमंत्री, वो उस टाइम पर प्रधानमंत्री कहते थे। ठीक है, हर्यक वंश का मगध का जो टाइम चल रहा था तो महामात्र को प्रधानमंत्री कहते थे। तो इसका जो प्रधानमंत्री था या महामात्र था शिशुनाग, उसी के द्वारा इसकी नागदशक की हत्या करवाई गई और एक नए वंश की स्थापना हुई, किसकी? नागवंश की। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, उसमें पढ़ेंगे नागवंश। तो आज बृहद्रथ वंश और ये हर्यक वंश 2 वंश पढ़ लिए हैं। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।